नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DFCCIL की इस क्लास में जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन सिस्टम। ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हम सभी लोगों ने एनालॉग मॉड्यूलेशन में कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन कम्प्लीटली पढ़ लिया था और पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना था सैम्पलिंग के बारे में, जिसमें कि आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के बारे में हम सभी ने पढ़ा था। इस वीडियो को दोस्तों आगे आप कंप्लीटली देख लो। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पल्स मॉड्यूलेशन को, चाहे वो आपका PAM हो या PWM हो या फिर PPM या फिर हो PCM। तो इस वीडियो को आप आगे कंप्लीटली देख लो। इसमें पढ़ने वाले हैं पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में। और अगर आप नए हैं दोस्तों हमारे चैनल पर, तो आप सभी को चैनल पर आना है और यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पहुंच जाना है। यहाँ पर आप सभी को DFCCIL इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, तो इस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो कर लेना है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस की सारी वीडियोस एक एक करके आपको कंप्लीटली देखने को मिल जाएंगी। इसके पहले भी दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने एक दो वीडियो बना रखे हैं, एक दो टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम के, तो उसको भी आप जरूर से देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को आप आगे देखिएगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस, इसी प्रकार की वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए। और जो लोग दोस्तों हमारे व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भैया ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। देखिए अब ये पल्स मॉड्यूलेशन है, तो यहाँ पर जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो पल्स की फॉर्म में होगा। पहले हमने कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन को पढ़ा था, जिसमें कि जो हमारा कैरियर सिग्नल था वो भी एनालॉग था और जो मैसेज सिग्नल था वो भी एनालॉग था। लेकिन ये पल्स मॉड्यूलेशन का एक प्रकार है PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी पल्स मॉड्यूलेशन है ये। तो इसमें जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो एनालॉग फॉर्म में होगा और जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो पल्स की फॉर्म में होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए PAM में होता क्या है, जो हमारी कैरियर पल्सेस होते हैं, देख सकते हैं पल्सेस हैं, हमारी कैरियर पल्सेस हैं यानी कैरियर सिग्नल है। यहाँ पर जो पल्सेस हैं ये अपना एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वेव है उसने अपना एम्पलीट्यूड यहाँ पर चेंज कर रखा है, यहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हुआ क्या, हर एक वेव फॉर्म जब कभी भी हमारे मैसेज सिग्नल से सैंपल उठाएगी, तो उसके बाद जितना भी उस टाइम पर उस एम्पलीट्यूड, मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पर सिग्नल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने एम्पलीट्यूड को यहाँ पर रखेगी। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे वेव फॉर्म का जो है एम्पलीट्यूड चेंज होता है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जनरेट कैसे किए जाते हैं, मतलब कि मॉड्यूलेशन कैसे होता है और डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपना मॉड्यूलेटिंग यानी मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो कि सबसे पहले जाता है लो पास फिल्टर को। लो पास फिल्टर क्या करता है, बैंड लिमिटिंग का काम करता है। तो बैंड लिमिटिंग यानी उसकी बैंडविड्थ को लिमिटेड करता है। इसके बाद जो है ये जाता है मल्टीप्लेक्सर को सिग्नल, हमारा मैसेज सिग्नल, और यहाँ से पल्स जनरेटर पल्स को प्रोवाइड कराता है हमारे मल्टीप्लेक्सर को। इसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये जाते हैं मॉड्यूलेटर को, और फाइनली हमें PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम उस सिग्नल को रिसीव करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर काफ़ी सारी नॉइस होती है उस सिग्नल में। तो इसलिए सबसे पहले लगा होता है एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, जो कि उस सिग्नल में से जो है नॉइस यहाँ पर रिमूव करता है। उसके बाद यहाँ पर लगा होता है इक्वलाइजर। अब ये इक्वलाइजर का काम क्या होता है, तो पिछली वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था एक एपर्चर इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों उस एपर्चर इफेक्ट को कम करने के लिए लगा होता है एक हमारा इक्वलाइजर, और बाद में जो है हमें डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी हमारा मैसेज सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल हमें देखने को मिल जाता है। बाद में जो है हमें डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी हमारा जो मैसेज सिग्नल वो हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन था। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी वेव फॉर्म आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए हमारी कैरियर सिग्नल है, ये हमारी वेव फॉर्म है जो कि पल्सेस की फॉर्म में। ये फ्लैट टॉप पल्सेस हैं। आप नहीं जानते फ्लैट टॉप तो अगेन पिछली वीडियो देखिएगा आप, जिसमें कि मैंने नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप के बारे में बताया था और फ्लैट टॉप वेव फॉर्म के बारे में बताया क्या होती है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, हर एक वेव जो है किसी न किसी पॉइंट पर एक सैंपल उठाती है और उस पॉइंट पर जितना भी हमारे मैसेज सिग्नल का वैल्यू होता है या फिर मान होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना एम्पलीट्यूड यहाँ पर चेंज कर लेती है। मान लीजिए इस पॉइंट पर उसने सैंपल लिया, तो मान लीजिए उसका 5 वोल्ट उसको वोल्टेज मिला, तो उसने उतना ही अपना एम्पलीट्यूड यहाँ पर वेरी किया, मतलब उतना ही अपना एम्पलीट्यूड रखा। आगे जाके उसको 15 वोल्ट मिलेगा तो उसने और ज़्यादा अपना एम्पलीट्यूड कर लिया। तो इसी प्रकार से सारी पल्सेस जो है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग अपना एम्पलीट्यूड चेंज करती हैं। इसके बाद इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के क्या एडवांटेज हैं। देखिए PAM इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। ये सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है मॉड्यूलेशन की, मतलब पल्स मॉड्यूलेशन की। इसके बाद यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट यहाँ पर होता नहीं है।
डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्रांसमीटर बैंडविड्थ बहुत बड़ी हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर वेरी हो रहा है तो ऑब्वियसली बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। इसके बाद जब एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, देखिए मैंने बताया ना कि वो अलग अलग पॉइंट से वैल्यू उठा रहा है और फिर जो है अपने एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर बदल रहा है बार बार, मतलब वेरिएशन आ रहा है, तो इसलिए पावर भी जो ज़्यादा लगेगी जनरेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बार बार अपना एम्पलीट्यूड वेरी कर रही है वेव। इसके बाद इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ईथरनेट कनेक्टिविटी में हम यूज़ करते हैं, या फिर माइक्रो कंट्रोलर में कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड या फिर हाई स्पीड नेटवर्किंग में इसका यूज़ करते हैं, फोटो बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके यूजेस होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हुए हैं। तो अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में। आप सभी ने इस मॉड्यूलेशन के बारे में जरूर से सुना होगा। अगर आप सभी ने इसका पूरा नाम नहीं सुना पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो आप सभी ने शॉर्ट में जरूर से इसके बारे में सुना होगा कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल है। अब देखिए पीडब्ल्यूएम में होता क्या है, अगर ये भी पल्स मॉड्यूलेशन का ही टाइप है, तो इस मॉड्यूलेशन में होता है क्या है, जो हमारी कैरियर पल्सेस होती हैं उनकी विड्थ चेंज होती है, मतलब चौड़ाई चेंज होती है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, मतलब कि उसकी हाइट ऊंचाई वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज होगा, उसकी विड्थ चेंज होगी, उसकी चौड़ाई हमेशा चेंज होगी हमारे किसके अकॉर्डिंग, हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी कैरियर सिग्नल है, मतलब कि जो हमारी पल्सेस हैं वो हैं। इसके बाद ये हमारा मैसेज सिग्नल है यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल है उसमें कैसे वेव ने अपनी विड्थ को चेंज कर रखा है। यहाँ पर जो वेव है उसकी कम विड्थ है, लेकिन यहाँ पर जो वेव है उसकी ज़्यादा विड्थ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जब सिग्नल की वैल्यू हमारी घटती है, कम होती है, तो पल्सेस की चौड़ाई कम हो जाती है, और जब बढ़ती है हमारे सिग्नल की वैल्यू तो यहाँ पर पल्सेस की विड्थ जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि आपको चीज़ें मैं इतनी आसान करके बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो भैया लाइक कर दो, नहीं तो कर रहे हो हमारे साथ नाइंसाफी, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से इस वीडियो को कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि हम पीडब्ल्यूएम जनरेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम काम में लेते हैं कुछ इस प्रकार के कंपोनेंट्स, जहाँ पर एक लगा होता है लो पास फिल्टर। अब लो पास फिल्टर का तो आप यूजेस समझ गए होंगे, जो पहले पीएम में देखा कि वो बैंड लिमिट का काम करता है, तो यहाँ पर भी वो इसका काम सेम होने वाला है। इसके बाद हम काम में लेते हैं कंपैरेटर को। तो यहाँ पर दोस्तों कैरियर में पल्सेस नहीं होते हैं जनरली, यहाँ पर कैरियर सिग्नल में हमारे पास सॉटूथ वेव होती है एज ए कैरियर। तो ये यहाँ से सॉटूथ वेव जनरेटर लगा हुआ है जो कि सॉटूथ वेव प्रोवाइड करेगा हमारे कंपैरेटर को, और यहाँ से जो है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपके जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। सबसे पहला तो ये कि जो सॉटूथ जनरेटर है यह सॉटूथ सिग्नल को जनरेट करता है, और पीडब्ल्यूएम में जो हमारा सैम्पलिंग सिग्नल होता है यानी जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो दोस्तों यही सॉटूथ वेव होती हैं, जो कि कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों कंपैरेटर हाई आउटपुट तभी देगा कब, जब हमारे मैसेज सिग्नल का इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड सॉटूथ सिग्नल से हाई रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये, अब मैं आपको वेव फॉर्म से समझाऊंगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेव फॉर्म है हमारे पीडब्ल्यू सिग्नल का। तो जो आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से वेव दिख रही है ये है सॉटूथ वेव, ठीक है, ये हमारी कैरियर वेव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेव में दोस्तों 2 एजेस हैं। एक तो दोस्तों इस प्रकार से ये डंडा सा खिंचा हुआ है, मतलब कि ऊपर से नीचे आ रही है पल्स, तो इसको बोलते हैं हम फॉलिंग एज। और दूसरी चीज इसके बाद ये इस प्रकार से उठ रही है टेढ़े से में रैंप की तरह, तो इसको बोलते हैं हम राइजिंग एज। ये आपको दिख रही है ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारी सॉटूथ वेव फॉर्म है, और बीच में जो कि कुछ इस प्रकार से लहरा के गया है ये हमारा मैसेज सिग्नल है या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब देखिए यहाँ पर होता कैसे पीडब्ल्यूएम का जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर जनरली कंपैरेटर हमने काम लिया था, वो क्या करता है, वो कंपेयर करता है इन 2 सिग्नल के बीच में। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए ध्यान से, देखिए जो हमारी सॉटूथ वेव की जो हमारी फॉलोइंग एज है, इससे जो है हमारा जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल की जो पल्स है वो यहाँ पर शुरू हो रही है, और जैसे ही इस सॉटूथ वेव की जो राइजिंग एज है, जिस पॉइंट पर यहाँ पर देखिए राइजिंग पॉइंट में जिस पॉइंट पर हमारा मैसेज सिग्नल मिल रहा है किससे, सॉटूथ सिग्नल से, उस पॉइंट तक ही ये कंटिन्यू हो रही है और फिर जो है यहाँ पर खत्म हो जा रही है हमारी पल्स। इसी प्रकार से हर एक पल्स को अगर आप देखेंगे, जैसा कि इसको देखिए, ये देखिए
हमारे सॉटूथ वेव की फॉलिंग एज से पल्स शुरू हुई है और इसके बाद ये जब तक कंटिन्यू रही है जब तक कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो इसकी राइजिंग एज पर नहीं मिल गया हो। तो जिस पॉइंट पर ये जितनी दूरी पर हमारे सॉटूथ सिग्नल में मैसेज सिग्नल मिल रहा है राइजिंग एज पर, तो वहाँ तक ही पल्स जो है कंटिन्यू रहेगी। यहाँ तक ही हमारे कंपैरेटर का आउटपुट हाई रहेगा और फिर जो है पल्स हमारी कंप्लीटली इस प्रकार से बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है हमारे सिग्नल का, मैसेज सिग्नल का, तो यहाँ पर पल्स भी जो है थोड़ी, उसकी विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर आई हुई है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम PWM सिग्नल का जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो यहाँ पर हमारे PWM सिग्नल की पल्स जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट तभी होगी जब हमारी सॉटूथ सिग्नल की फॉलिंग एज होगी। और कब तक स्टार्ट रहेगी? जब तक कि उस सॉटूथ वेव पर हमारा मैसेज सिग्नल मिल ना जाए। जिस पॉइंट पर हमारा मैसेज सिग्नल सॉटूथ सिग्नल से मिलता है उसी पॉइंट तक ही हमारी वेव की विड्थ होती है, उतने ही पॉइंट तक हमारे कंपैरेटर का आउटपुट हाई होता है। तो इस प्रकार से हम PWM सिग्नल का जनरेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं PWM डिमॉड्यूलेशन के बारे में, ये किस प्रकार से हम इसका डिमॉड्यूलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कंपोनेंट्स हम काम में लेते हैं। सबसे पहले पल्स जनरेटर, इसके बाद है रैंप जनरेटर, यहाँ पर है रेफरेंस पल्स जनरेटर, फिर बाद में यहाँ पर एक एडर लगाया हुआ है, फिर है क्लीपर सर्किट और लास्ट में जो है हमारा लो पास फिल्टर है। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं, वेव फॉर्म के थ्रू समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए इजी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले समझते हैं पल्स जनरेटर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा पल्स जनरेटर। तो देखिए पल्स जनरेटर क्या होता है। देखिए अभी जो हमारे पास सिग्नल है जो हमने रिसीव किया, क्योंकि इसके पहले हमने मॉड्यूलेशन पढ़ लिया था कि PWM कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, कैसे उसको हम जनरेट करते हैं। उसको जनरेट करने के बाद जैसे हम ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे एंड पर जब हम रिसीव करते हैं, तो जो रिसीव करते हैं वो कुछ इस प्रकार से हमारी होती है। यहाँ पर देखिए हमारी जो PWM सिग्नल था वो तो कुछ इस प्रकार से था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर नॉइज आ गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखें तो हर एक पल्स में जो यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉइज यहाँ पर आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं। इसको ठीक कौन करता है? इसको ठीक करता है हमारा पल्स जनरेटर, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जो पल्स जनरेटर है वो रिमूव करता है क्या? नॉइज एंड रीजनरेट द PWM सिग्नल। तो यहाँ पर होगा क्या, जो पल्स जनरेटर है वो सिग्नल में से नॉइज को हटा के हमारे PWM सिग्नल को फिर से जनरेट करेगा। अभी हटाएगा कैसे नॉइज? मान लीजिए इसका जो है इतना एम्पलीट्यूड ही उड़ा देगा, तो ये एकदम कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से इसमें करेगा। अब देखिए एम्पलीट्यूड हम तो कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्पलीट्यूड में नहीं है, वो किस में हमारी विड्थ में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि इसकी PWM में जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसकी पल्स की विड्थ में होती है। तो एम्पलीट्यूड इसका हम हटा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने पल्स जनरेटर को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं रैंप जनरेटर को, क्योंकि जो पल्स जनरेटर के बाद जो सिग्नल है वो दो जगह जा रहा है, रैंप जनरेटर को और रेफरेंस पल्स जनरेटर को। तो सबसे पहले हम रैंप जनरेटर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए जो रैंप जनरेटर होता है वो क्या करता है, रैंप सिग्नल को जनरेट करता है। जैसा कि आप इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं, ये हमारी रैंप वेव है जो कि यहाँ पर जनरेट हो रही हैं। अब देखिए कब तक जनरेट करेगा, कैसे ये रैंप बनाएगा और कब तक बनाएगा, तो ये कैसे पता चलता है इसे। यहाँ पर देखिए अगर आप वेव फॉर्म को देखें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये इस पल्स की विड्थ है, तो यहाँ पर से जो है ये रैंप बनना स्टार्ट हुआ तो उसकी विड्थ के लगभग पहुँच गया। इसके बाद दोस्तों उसने उस वैल्यू को कंटिन्यू होल्ड किया कुछ समय के लिए। कब तक? जब तक कि दूसरी पल्स शुरू नहीं हुई। तो कुछ इस प्रकार से उसकी रैंप वेव बनी, उसको भी होल्ड किया कुछ समय तक जब तक कि दूसरी पल्स नहीं बनी। तो कुछ इस प्रकार से रैंप जनरेटर रैंप वेव को जनरेट करता है। इसके बाद दोस्तों हमने रैंप जनरेटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रेफरेंस पल्स जनरेटर के बारे में। तो रेफरेंस पल्स जनरेटर दोस्तों करता क्या है, एक प्रकार की पल्सेस को ही जनरेट करता है जिसमें कि उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, उसकी विड्थ भी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो रैंप जनरेटर ने हमारी रैंप वेव को जनरेट किया और रेफरेंस पल्स जनरेटर ने रेफरेंस पल्सेस को जनरेट किया। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों का सिग्नल इस एडर को आ रहा है, एडर सर्किट को। तो एडर सर्किट क्या करेगा, इन दोनों के ही सिग्नल को यहाँ पर ऐड कर देगा। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा रैंप सिग्नल है और ये हमारी रेफरेंस पल्सेस हैं। इन एडर को जाने के बाद जो एडर का आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए इसने क्या किया, इसने हमारी रैंप वेव को, मतलब कि जो हमारी जो पल्सेस हैं उनको रैंप वेव के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। तो जो एडर का आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है क्लिपर सर्किट। क्लिपर सर्किट में हम करते क्या है, हम क्लिपिंग का काम करते हैं। जो हमारी वेव है इसमें हम क्लिपिंग का काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे शॉर्ट टूथ में सबसे हाईएस्ट वेव यही है।
तो ये जहाँ से इसकी पल्स शुरू हुई है इतने इतने लेवल से जो है हम यहाँ पर क्लिपिंग कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिपिंग करेंगे इतना इतना पार्ट नीचे का जो पार्ट है वो हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे क्लिपर के द्वारा। तो इसके बाद क्लिपिंग के बाद जो भी हमें सिग्नल बचेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमें सिग्नल मिलेगा वो जनरली PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे वेव हैं इनका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा PAM सिग्नल है। इसके बाद हम PAM सिग्नल के जैसे ही डीमॉड्यूलेटर लगाएंगे आगे, और फाइनली हमें जो है हमारा PWM से डीमॉड्यूलेशन करने के बाद जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने लो पास फिल्टर लगाया हुआ है। लो पास फिल्टर से दोस्तों हम अपने इस PM सिग्नल को निकालेंगे तो हमें हमारा मैसेज सिग्नल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है इसका डीमॉड्यूलेशन। आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, आपके कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। चीज़ें सारी सिंपल है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों नॉइज सिग्नल आसानी से अलग हो सकता है, क्योंकि उस पल्स का डायरेक्टली हम एम्पलीट्यूड कट कर देते हैं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन उसकी बिट्स में एम्पलीट्यूड में नहीं है। इसके बाद नॉइज इंटरफेरेंस भी इसमें कम देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बैंडविड्थ बहुत लार्ज होती है, पावर भी वेरिएबल होती है। तो कुछ इस तरीके से इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों कई जगह यूज़ में होती है, बहुत जगह यूज़ होता है इसका। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपने सुना ही होगा, कई जगह कई डिवाइसेस में PWM या फिर PWM सिग्नल का काम में लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। फिर टेलीकम्युनिकेशन में मैसेज को एनकोड करने के लिए काम में लेते हैं। एम्बेडेड डिवाइसेस यानी हमारे माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम, तो उनमें हम काम में लेते हैं। इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस में काम में लेते हैं। काफ़ी सारे पावर सप्लाई होती हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक जो कि है SMPS पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, तो उसमें भी हम काम में लेते हैं। इसके बाद आपने जो है बक बूस्ट कन्वर्टर सुने होंगे, तो वहाँ पर भी हम जनरली PWM सिग्नल को भी काम में लेते हैं। इसके बाद LED की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए हम काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो सजावट के लिए LED लगी होती हैं तो वो कोई डिम जलती है, कोई थोड़ा तेज जलती है, तो कोई जो है कुछ समय बाद जलती है, कुछ ब्लिंकिंग होती है, तो वो सभी हम इसी PWM सिग्नल से कंट्रोल करते हैं। इसके बाद अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग एप्लीकेशन में और भी कई जगह इसका यूज हम करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के बारे में। अब इसके पहले दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और फिर भी समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, क्योंकि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन को पढ़ने के पहले आपको PWM अच्छे से आना चाहिए कि PWM सिग्नल जनरेट कैसे होता है और होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए दोस्तों, ये PPM यानी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसमें जनरली होता क्या है, इसमें पल्स की बिट्स कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो उसकी पोजीशन है वही बदलती है। किसके अकॉर्डिंग? हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, PPM सिग्नल को जनरेट करने के लिए PWM सिग्नल की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आप ध्यान दीजिए, PPM सिग्नल को जनरेट करने के लिए PWM सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मैंने बोला आपको PWM अच्छे से आना चाहिए, वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं इसका वेव फॉर्म है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, ये हमारा PWM सिग्नल है, इसकी द्वारा ही हम PPM को बनाते हैं, और ये हमारा फाइनली जो है PPM सिग्नल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पल्सेस की जो है पोजीशन चेंज है, लेकिन विड्थ और एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका जनरेशन होता है। तो देखिए सर्किट कंप्लीटली चेंज होगा PWM के जैसे कंपैरेटर तक, बट यहाँ पर क्या करते हैं, कंपैरेटर के बाद हम लगा लेते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली उसी प्रकार से हम अपना मैसेज सिग्नल लो पास फिल्टर को देंगे, जो कि बैंड लिमिटिंग करेगा। यहाँ से सॉटूथ जनरेट होगी, सॉटूथ सिग्नल जो कि हमारे कंपैरेटर को जाएगी, तो दोनों सिग्नल कंपैरेटर को जाएंगे, और कंपैरेटर कंपेयर करने के बाद जो PWM सिग्नल है वो जनरेट करके इस पॉइंट पर हमें दे देगा। इसके बाद वो जाएगा हमारे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को वो सिग्नल। तो अब देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप PWM सिग्नल की प्रत्येक फॉलोइंग एज में, मतलब जो हमारा PWM सिग्नल होगा, देखिए ये पल्स है PWM सिग्नल का, ये हमारी राइजिंग एज है मतलब उठती सतह, और ये हमारी फॉलिंग एज है मतलब गिरती सतह, मतलब हिंदी में गिरती सतह, तो जनरली इसको फॉलिंग एज बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो जो फॉलिंग एज है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं PWM सिग्नल की प्रत्येक फॉलिंग एज में, जब भी इसकी फॉलिंग एज होगी तभी हमारा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर काम करेगा, तभी इसका आउटपुट हाई होगा। अब इसको आसान भाषा में आप समझ लीजिए, जब हमारे PWM सिग्नल की फॉलिंग एज होगी तभी हमारे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो आउटपुट है, मतलब कि वो एक पल्स बनाएगा, समझिए वो एक पल्स बनाएगा।
इसके बाद जो दोस्तों इस पल्स की बिट्स होगी या फिर एम्पलीट्यूड होगा वो डिसाइड होगा इसमें लगे आरसी कंपोनेंट्स यानी रजिस्टर और कैपेसिटर इसमें लगे होंगे, जो कि हम जब बनाते हैं मोनोस्टेबल तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, क्योंकि हमें कितनी पल्स की बिट्स चाहिए, कितना एम्पलीट्यूड चाहिए। तो वो आरसी कंपोनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यह कब तक हाई रहेगा, इसमें लगे आरसी कंपोनेंट के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ये हाई कब तक रहेगा, मतलब इसकी बिट्स कितनी रहेगी, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पर, इसके अंदर लगे हुए आरसी कंपोनेंट्स पर। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होता है। पीडब्ल्यू सिग्नल आता है कंपैरेटर के बाद, और पीडब्ल्यू सिग्नल कुछ प्रकार से होता है। तो जब कभी भी इसकी फॉलिंग एज होगी तभी हमारे मोनोस्टेबल का आउटपुट हाई होगा, मतलब कि तभी ये पल्स को जनरेट करेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इस पल्स की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा इसमें लगे आरसी कंपोनेंट्स पर। यहाँ पर दोस्तों आप वेव फॉर्म देख सकते हैं, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। और इसके बाद दोस्तों ये पीडब्ल्यूएम पल्सेस है, मतलब कि यहाँ से हमने पीडब्ल्यू सिग्नल को जनरेट किया, जो कि अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ाई था पीडब्ल्यू कैसे जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपीएम पल्सेस है। अब ये हमारे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का आउटपुट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल की पल्सेस है। जब इसकी फॉलिंग एज है, देखिए इसकी फॉलिंग एज है ये वाली जो आपको दिख रही है, जब इसकी फॉलिंग एज है तभी हमारे मल्टी वाइब्रेटर ने यहाँ पर आउटपुट दिया। आउटपुट में जो है यहाँ पर एक पल्स दी, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, उसमें लगे रजिस्टर और कैपेसिटर पर। अब वो जब हम बनाते हैं उसे मोनोस्टेबल को तभी वो डिसाइड किया जाता है। जब जब हमारी पल्सेस की फॉलिंग एज होगी तभी तभी एक सेम बिट्स की सेम एम्पलीट्यूड की पल्स यहाँ पर देखने को मिलती जाएगी, और इस तरीके से जो है हमारे पीपीएम सिग्नल को जनरेट किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जब हमारा सिग्नल यहाँ पर बढ़ता है, देखिए हमारा मैसेज सिग्नल इसकी वैल्यू जब बढ़ती है तब हमारे पल्सेस के बीच की जो दूरी है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब हमारा मैसेज सिग्नल घटता है, उसकी वैल्यू घटती है, तो जो पीपीएम में पल्सेस की दूरी होती है वो भी यहाँ पर घटने लगती है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों पीपीएम सिग्नल था, यानी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इस प्रकार से इसका मॉड्यूलेशन होता है। इसके बाद हम इसका डीमॉड्यूलेशन भी देखते हैं। तो देखिए डीमॉड्यूलेशन काफ़ी सिंपल है अगर आप इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब पीपीएम सिग्नल जो है हमारे पास जब आता है, रिसीव करते हैं पीपीएम सिग्नल को, तो पीपीएम पल्सेस सबसे पहले आती हैं पल्स जनरेटर को। अब देखिए पल्स जनरेटर का काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो पल्स जनरेटर बेसिकली करेगा क्या, जो हमारी पल्सेस रिसीव की हुई हैं उसमें कुछ यहाँ पर नॉइज़ होगा, उस नॉइज़ को एलिमिनेट मीन्स उसको हटाने के लिए हम पल्स जनरेटर का काम करते हैं। ये उस पीपीएम सिग्नल को रीजनरेट करेगा और वो जाएगा हमारे किसको, यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, ठीक है, ये RS/SR फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। तो ये पल्स जनरेटर हमारे एक टर्मिनल पर, किसके, फ्लिप फ्लॉप के एक टर्मिनल पर ये फाइनली हमारा सिग्नल यहाँ पर जाएगा जब ये रीजनरेट हो जाएगा। और दूसरी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीपीएम पल्सेस यहाँ पर रेफरेंस पल्स जनरेटर को भी जा रही हैं। तो अगेन अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि जो रेफरेंस पल्स जनरेटर तो वो एक पल्स को जनरेट करता है, तो यहाँ पर भी जो रेफरेंस पल्स जनरेटर है वो एक पल्स को जनरेट करेगा। और फाइनली इन दोनों का आउटपुट हमारे इस फ्लिप फ्लॉप को जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप है। अब फ्लिप फ्लॉप जनरली एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है, क्या होता है इसमें। तो इन दोनों का आउटपुट जाता है हमारे फ्लिप फ्लॉप को। और फ्लिप फ्लॉप में दोस्तों जनरली सेट रीसेट की एक प्रोसेस चलती है, उसके बाद जो हमें हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल मिल जाता है। अब यहाँ पर हमारा मेन ओरिजिनल और मैसेज सिग्नल हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या मिला, पीडब्ल्यूएम सिग्नल। तो फिर यहाँ पर हम लगा देंगे एक पीडब्ल्यूएम डीमॉड्यूलेटर को, उसके बाद हम फाइनली हमारा सिग्नल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। तो जनरली यहाँ पर दो आउटपुट जा रहे हैं इसके इनपुट में, पहला पल्स जनरेटर का, दूसरा रेफरेंस पल्सेस का। तो देखिए जो रेफरेंस पल्सेस हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमारी रेफरेंस पल्सेस शुरू होती है, जैसे मान लीजिए अभी एक पल्स मिली, रेफरेंस पल्स मिली, तो वहाँ से क्या होगा कि जो ये जो आउटपुट है इसका जो ये सेट हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट हो जाएगा। सेट होने का मतलब आप समझ लीजिए ये पल्स बनाना शुरू कर देगा। तो जैसे ही रेफरेंस पल्स मिली, इसने पल्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। इसके बाद जैसे ही इसको यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पीपीएम सिग्नल की पल्स आई, तो इसने पल्स को जो है बनाना बंद कर दिया, इसका ये रीसेट हो गया, इसका आउटपुट 0 हो गया। तो जब कभी भी इसको रेफरेंस पल्स मिलती जाएगी तो ये सेट होता जाएगा, मतलब कि वेव फॉर्म बनाता जाएगा। और जैसे ही पीपीएम सिग्नल की पल्स मिलेगी तो ये जो है उसको बंद कर देगा, ये रीसेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। तो इस प्रकार से दोस्तों सेट रीसेट की प्रोसेस कंप्लीटली चलती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरीके से हम अपने पीपीएम सिग्नल से, ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल है, जल्दी देख सकते हैं आप, इसमें पल्स की बिट्स वेरी कर रही है, यहाँ पर बिट्स ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, इस प्रकार से चलती रहती है। इसके बाद हम लगा देते हैं एक पीडब्ल्यूएम डीमॉड्यूलेटर, जो कि इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेगा। और फाइनली जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पीपीएम यानी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है। इसका मॉड्यूलेशन पहले पढ़ चुके हैं।
इसके बाद इसकी एडवांटेज पढ़ा तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नॉइज सिग्नल कैन बी सेपरेटेड इजीली, मतलब कि नॉइज़ को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था। इसके बाद लो नॉइज़ इंटरफेरेंस इसमें देखने को मिलता है, मिस इंटरफेरेंस कम मिलता है नॉइज़ का, पावर यूसेज भी इसका कम होता है। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन यूज किया जाता है यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। इसके बाद इसकी बैंडविड्थ भी लार्ज होती है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें कि पीपीएम यूज़ कहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद आरएफ कम्युनिकेशन में यूज में लेते हैं। इसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर, तो उसमें भी इसको काम में लेते हैं। तो आरएफआईडी बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है, अगर आप फिर भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में। अब देखिए अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, पीएएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, तो ये सभी दोस्तों एक एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन का टाइप था, मतलब पल्स मॉड्यूलेशन था ही, लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल फाइनली में मिलता था वो पल्सेस के फॉर्म में होता था, लेकिन अगेन वो एनालॉग नेचर का ही होता था। लेकिन जो पीसीएम है दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर कैरियर तो पल्सेस ही होंगे, कैरियर वेव तो हमारी पल्सेस होगी, लेकिन फाइनली जो हमें सिग्नल मिलेगा मॉड्यूलेशन के बाद वो सिग्नल पल्सेस के फॉर्म में होते नहीं है, वो एनालॉग नेचर में होते नहीं है, वो कंप्लीटली डिजिटल होता है, बाइनरी में होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 0 1 0 1 1 वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर 0 और 1 ये बाइनरी है, तो इन्हीं कोड के रूप में जो हमें डेटा देखने को मिलता है किसमें, पीसीएम में मॉड्यूलेशन के बाद। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस मॉड्यूलेशन में इन्फॉर्मेशन कोड वर्ड के रूप में ट्रांसमिट होती है, किसके रूप में, कोड वर्ड के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है पीसी में वो कोड वर्ड के रूप में ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ पर जनरली इसको जनरेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले लगा होता है लो पास फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज सिग्नल है सबसे पहले वो किसे जाता है, एक लो पास फिल्टर को, जो कि पीएम सिग्नल को जनरेट करता है। पीएम यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ये पीएम सिग्नल को जनरेट करेगा, जो कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं सबसे पहले। अब ये पीएम सिग्नल जाएगा हमारे सैंपल एंड होल्ड सर्किट को, जो कि उसको फ्लैट टॉप पीएम में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि पीएम होगा लेकिन किसमें, फ्लैट टॉप में होगा। अब यहाँ पर पीएम जनरली आपने पिछली वीडियो में देखा था नेचुरल सैम्पलिंग, तो उसका एम्पलीट्यूड वहाँ पर वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, लेकिन फ्लैट टॉप पीएम में क्या होगा कि जो हमारी वेव है वो कंप्लीटली फ्लैट होगी, मतलब उसका टॉप फ्लैट होगा, उसका टॉप जो है हमारे मैसेज सिग्नल के एनवेलप को फॉलो नहीं करेगा। तो सैंपल एंड होल्ड के बाद हमें फ्लैट टॉप पीएम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये सिग्नल जाएगा हमारे क्वांटाइजर को, क्वांटाइजर यहाँ पर होगा क्या, उस सिग्नल का क्वांटाइजेशन, तो इसके बाद हमें क्वांटाइज पीएम देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्वांटाइजर क्या है, यहाँ पर क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर मामला रफा दफा किया जाता है, आसान भाषा में समझे तो। मान लीजिए कोई चीज़ है जो 9.8 है या फिर 9.9 है, 9.7 है, तो हमने कहा कि चलो उसको 10 मान के चलते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ है 9.2 है या फिर 9.3 है, तो हमने सोचा चलो उसको 9.5 मान के चलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है रफा दफा करता है, मतलब कि आसपास की चीज़ों को पकड़ लेता है, मतलब समझ लीजिए इसी प्रकार से होता है क्वांटाइजेशन। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते तो डिटेल से मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, शायद से हम इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक में है, हमारे कम्युनिकेशन का ही पार्ट है क्वांटाइजेशन। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो है इस प्रकार से हमारे सिग्नल को क्वांटाइज करता है, और फिर फाइनली उसका आउटपुट जो है क्वांटाइज पीएम है, ये आउटपुट जाता है किसको, एनकोडर को। अब एनकोडर दोस्तों आसान भाषा में आप समझ लीजिए हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो कुछ भी हमें यहाँ पर सिग्नल मिला है वो यहाँ पर जनरली एनालॉग फॉर्म में होता है, तो उसको कंप्लीटली डिजिटल में यानी 0 1 1 0 1 के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। अभी एनकोडर भी दोस्तों हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे जब डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एनकोडर यहाँ पर काम में करता है और हमारे सिग्नल को फाइनली ट्रांसमिट किया जाता है। मान लीजिए हमारा मैसेज सिग्नल है और ये हमारे कैरियर पल्सेस है, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल है, देख सकते हैं फ्लैट टॉप पीएम। तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, कैसे क्या हम कोड को जनरेट करेंगे। मान लीजिए एक लेवल को हम यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। मान लीजिए इस लेवल के बाद जो भी सिग्नल रहेगा उसको हम 1 कंसिडर करेंगे, और इस लेवल के नीचे जो भी सिग्नल रहेगा उसको हम 0 कंसिडर करके चलेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो हमारी फाइनल वेव फॉर्म है वो बनेगी। तो देखिए यहाँ पर इतने इस लेवल के लिए जितने भी सिग्नल आएंगे उनको हम 0 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर ये 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 इस तरीके से दोस्तों कोड वर्ड जनरेट किए जाते हैं और फाइनली इनको ट्रांसमिट किया जाता है। तो अब देखते हैं इसका डीमॉड्यूलेशन या फिर इसको रिसीव कैसे करते हैं। तो रिसीवर दोस्तों जनरली कुछ इस प्रकार से कंपोनेंट्स हम काम में लेते हैं रिसीवर में। अब यहाँ पर होता है इसका डीमॉड्यूलेशन, कैसे हम अपने उस कोड वर्ड से 1 0 1 0 1 से हम कैसे अपना मैसेज सिग्नल बनाते हैं।
तो बड़ा ही सिंपल है, वही प्रोसेस कंप्लीटली उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम पीसीएफ सिग्नल को यहाँ पर रिसीव करते हैं, जो कि जाता है रीजनरेशन सर्किट को। रीजनरेशन सर्किट क्या करेगा, उस सिग्नल को रीजनरेट करेगा, मतलब कि उसमें से जो नॉइज रहेगा उसको रिमूव करेगा। उसके बाद वो सिग्नल यहाँ पर जाएगा हमारे डिकोडर को। अब जनरली वो डिजिटल फॉर्म में है, तो डिकोडर क्या करेगा, डिजिटल से उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। अब जब एनालॉग में कन्वर्ट करेगा तो वो हमारा क्या रहेगा, क्वांटाइज पीएम सिग्नल। अब जनरली पीएम सिग्नल ही रहेगा। अब ऐसा मान लीजिए इसको जब हम लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो हमें हमारा मेन सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन का डिमॉड्यूलेशन करते हैं। इसके बाद इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर नॉइज इम्यूनिटी हाई होती है। बीच में हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में यहाँ पर रिपीटर्स लगा सकते हैं। और रिपीटर्स क्या होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो रहा था, तो बीच में ये चैनल है, चैनल पर हमने क्या लगा दिए, रिपीटर। रिपीटर क्या करेगा, जब इस सिग्नल के बीच में जब स्ट्रेंथ कमजोर होगी, मतलब सिग्नल कमजोर होगा, तो उसके दोबारा उसको पावर देगा, मतलब पावरफुल बनाएगा। तो इस प्रकार से रिपीटर रहेगा। और फाइनली जो हम यहाँ पर इस सिग्नल को रिसीव करेंगे। पीसीएम सिग्नल को हम जो है स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है बाइनरी फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में, 01 के फॉर्म में, तो उसको हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर एनकोडर, डिकोडर एंड क्वांटाइजर सर्किट जो होता है पीसीएम में, जैसे कि हमने पढ़ा भी कि एनकोडिंग होती है, डिकोडिंग भी होती है, क्वांटाइजेशन भी होता है। तो जो ये सर्किट होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद यहाँ पर लार्जर बैंडविड्थ होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके कुछ दोस्तों हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसको हम काम में कहाँ लेते हैं। तो इसको हम जनरली टेलीफोनी में काम में लेते हैं, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क में काम लेते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी डीवीडी, तो उनको जब भी हम उसमें डेटा राइट करते हैं या फिर रीड करते हैं तो वहाँ पर काम में लेते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम में काम में लेते हैं। स्पेस कम्युनिकेशन में भी इसको काम में लिया जाता है। तो यही कुछ इसके उदाहरण एप्लीकेशन थे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये सारा पल्स मॉड्यूलेशन था, जिसमें कि हमने पढ़ा पीएएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम और पीसीएम के बारे में। इसके मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, ब्लॉक डायग्राम को सीखा, इसकी वेवफॉर्म को समझा, इसके एप्लीकेशन और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा पल्स मॉड्यूलेशन कंप्लीटली फिनिश हो गया है। मैंने सोचा था कि इसको कंप्लीटली एक वीडियो में ही कंप्लीट करूंगा, इसीलिए इसके पहले हम लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ी हुई थी इसमें कि हमने, जिससे कि हमें जो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझने में आसानी हुई। इसके बाद पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम और पीसीएम, इस सभी को हमने आज पढ़ ही लिया है। यहाँ पर मैंने कोशिश की थी कि चीज़ें आपको सारी आसान करके समझाई जाए ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट रह गया हो, कोई कन्फ्यूजन रह गई, कहीं सवाल हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इसी प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं डीएफसीसीआईएल की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करिएगा इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए। और वीडियो से अगर आपको सचमुच कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।